आइए सबसे पहले आप लोगों के सामने ये वार्म अप क्विज, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 7, ये अटेम्प्ट कीजिए। इसके बाद में आंसर बताऊंगा और फिर हम लोग डिटेल में अपने अच्छे से क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट एक्सक्लूसिव और सर्टिफाइड डॉग पार्क। जिस तरीके से आप लोग बोलते हैं ना कि पार्क में घूमने जाते हैं, तो यहां पर कुत्तों के लिए पार्क बनाया गया बेसिकली है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, होना भी चाहिए खासकर जानवरों के लिए पार्क। तो हमारी कंट्री का फर्स्ट इस तरीके का सर्टिफाइड डॉग पार्क देखने को मिला जहां पर कुत्तों की ट्रेनिंग एक्सरसाइज के इक्विपमेंट भी हैं। तो ये पार्क कहां पर अभी रिसेंटली खोला गया था, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया गया जिसको आप लोगों ने बोला पर्यटन पर्व, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है, पर्यटन पर्व 2018 इसको बोला गया। ये सेंट्रल मिनिस्ट्री और जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर यहां पर काम करने की बात की गई। तो ये कौन सा फेस्टिवल है जो कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर जो होम मिनिस्टर जब जिस टाइम पर राजनाथ सिंह जी हुआ करते थे, उस टाइम पर यहां पर वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मेनका गांधी जी के द्वारा एक पैन इंडिया यहां पर नंबर लॉन्च किया गया था। ये नंबर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये नंबर क्या है बेसिकली, यानी कि आप लोगों से पूछा जा सकता है ये नंबर के बारे में जो वुमेन सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है जब से हमारी कंट्री में 2012 का केस हुआ है, वुमेन की सिक्योरिटी के लिए काफी हम लोग ध्यान रखते हैं। तो ये पहले थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, पर लेकिन आज की डेट में अगर किसी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो पिछले 6-7 महीनों के लगभग 1 साल के आप लोग के करंट अफेयर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मिनिस्टर याद नहीं रखना, यहां पर आप लोगों से पूछा जाएगा कौन सी मिनिस्ट्री, तो होम मिनिस्ट्री है यहां पर और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, तो ये नंबर आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर अनकंडीशनल हेल्प की बात की गई हमारी कंट्री से टेररिज्म को खत्म करने के लिए। तो कौन सी कंट्री के द्वारा ये ऑफर दिया गया, एक ऐसी दिलदार कंट्री है वर्ल्ड में जो बेखौफ ऐसी बातें बोल सकती है, उस कंट्री का नाम आप लोग बताओ। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर स्वच्छ भारत संकल्प से सिद्धि, ये यहां पर जो स्टार्ट किया गया इसके बारे में बात की जा रही है। ये एक रिमार्केबल जर्नी यहां पर बिहेवियर चेंज करने के लिए यहां पर स्टार्ट की गई, जिसको स्वच्छ भारत संकल्प से सिद्धि का नाम दिया गया। ये कौन से मिशन का पार्ट है आप लोग को ये बताना है। 3 दिन का यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन एनर्जी एंड एनवायरमेंट, यानी कि कैसे हम लोग एनर्जी को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे अपने एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं। ये स्टार्ट हुई थी न्यू दिल्ली में 2019 में। ये किसके द्वारा इनोग्रेट की गई ये बताना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये कब लॉन्च की गई थी, 9 में किस ईयर में लॉन्च की गई थी, क्योंकि ये कुछ ऐसी स्कीम है जो कंटिन्यूअसली अभी आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलती है और इनसे क्वेश्चन अभी भी पूछे जा रहे हैं। तो ऐसी स्कीम के बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी इससे क्वेश्चन बन जाता है। और जैसे ही हम लोग देखें, पहले भी हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, कई साल के पीछे के भी क्वेश्चन जाकर पूछ ले जाते हैं अगर कोई स्कीम न्यूज में होती है तो, ठीक है। जिस तरीके से आप लोगों से प्लानिंग कमीशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले, तो इस तरीके से आप लोगों से नीति आयोग के बैक के जाकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कुछ भी यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो जो न्यूज में है वो आप लोगों के सामने है। आइए यहां पर आंसर देख लेते हैं। ये हैदराबाद में हमारी कंट्री का फर्स्ट एक्सक्लूसिव सर्टिफाइड डॉग पार्क देखने को मिला, जो कि इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद आज के डेट में जो कैपिटल है तेलंगाना की, और आंध्र प्रदेश में यहां पर अपनी नई कैपिटल बना रहा है, जब तक हैदराबाद यहां पर यूज कर रहा है कैपिटल को। नेक्स्ट बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा यहां पर यह पर्यटन पर्व 2018 ये कोलैबोरेट किया गया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिलकर यहां पर। तो पूछा जा सकता है किसके साथ में कोलैबोरेशन में किया, तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलकर। होम मिनिस्ट्री और इसी के साथ में यहां पर जो बात की जा रही है यह है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो दोनों के द्वारा जो नंबर लॉन्च किया गया यहां पर मिलकर यह है 112, यानी कि 112 वुमेन सेफ्टी के लिए यहां पर यह नंबर है। बाकी अगर आप लोग मिनिस्टर का नाम रखना चाहे तो वो भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर एक का नाम मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये है स्मृति ईरानी जी के अंडर में। ये आप लोग बताइए यहाँ पर आज के डेट में हमारे होम मिनिस्टर कौन है। काफी फेमस पर्सनैलिटी है, काफी न्यूज में रहते हैं, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है इजराइल के बारे में। इजराइल के द्वारा यहाँ पर बोला गया अनकंडीशनल सपोर्ट देने के लिए इंडिया को। जब भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, पुलवामा अटैक या मुंबई में टेरर अटैक हुआ या उससे पहले भी, इजराइल हमेशा से बात करता है अनकंडीशनल सपोर्ट के लिए। तो ये बेखौफ ऐसी कंट्री है जो हमेशा साथ खड़ी रहने के लिए तैयार है। स्वच्छ भारत संकल्प से सिद्धि तक, ये स्वच्छ भारत जो मिशन हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया था 2014 में 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया था, और यहाँ पर 2019 में 2 अक्टूबर को 150वीं बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की जो सेलिब्रेट की जा रही है, उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बोला गया था कि इस टाइम तक पूरा लोगों का बिहेवियर चेंज करना है। घर में देखिए होता क्या है, घर में हम लोग टॉयलेट तो बना लेते हैं, पर लेकिन कई बार उसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि आदत नहीं होती है। तो उसको यूज करना स्टार्ट करना है, जो यहाँ पर इसी के बारे में बिहेवियर चेंज का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर था कि बिहेवियर चेंज पर फोकस देकर चलना है। 3 दिन का यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, ये एनर्जी एंड इन्वायरमेंट जो देखने को मिली, ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनोग्रेट की गई थी, और कहां पर, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो इसलिए इंटरनेशनल कोई इवेंट रहता है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये लॉन्च की गई थी 2015 में हमारी कंट्री में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जीवन ज्योति बीमा योजना
कुछ बातें आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं, जैसे कि जो यहां पर एज होती है वो 18 से 50 साल के बीच में 330 यानी कि लगभग $4 के लगभग, $5 के लगभग आप लोग बोल सकते हैं, जो आप लोगों को पर एनम यहां पर देना है। यानी कि अगर आप लोग मोटा मोटा बोला जाए तो ₹1 से भी कम पर डे के हिसाब से आप लोग यहां पर देना है। फिर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग के यानी कि डेथ होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो यहां पर जो नॉमिनी है उसको ₹2 लाख मिल जाएंगे। ये जीवन ज्योति बीमा योजना जो स्टार्ट की गई थी, ये मोदी जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो कहां से ये लॉन्च की गई थी ये आप लोगों को बताना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर इस जो इलेक्शन में अभी 2019 में ये राज्य काफी न्यूज में रहा है जहां से ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो राज्य का नाम आप लोग बताइए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये आप लोगों के सामने बात की जा रही है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 के बारे में। इसके बारे में 2 स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने और सही स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। पहली बात बोली गई कि जो बिल है यहां पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा कि यहां पर एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड यहां पर बनाया जाए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए फंड वगैरह दिया जा सके, यानी कि या फिर उसका इलाज कराया जा सके। और इसी के साथ में प्रोवाइड करेगा कंपलसरी इंश्योरेंस कवर भी ऑल रोड यूजर जो भी यहां पर आज के डेट में यूज करते हैं, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया कि जो डील है ये जो यहां पर बिल है ये यहां पर डिफाइन करेगा गुड स्मार्टन। वो इंसान होते हैं जो यहां पर अगर किसी का एक्सीडेंट होता है उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं बिना कुछ सोचे, बस उस इंसान की हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि मन में कोई लोभ नहीं है, इच्छा नहीं है, बस हाँ ये है कि ये इंसान बच जाना चाहिए, उसको बोलते हैं गुड स्मार्टन। तो उसके लिए भी यहां पर उसको डिफाइन किया जाएगा। और इसी के साथ में जो असिस्टेंस यहां पर देखने को मिलेगा विक्टिम को जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो ये भी देखने को मिलेगा कि नॉन मेडिकल जो असिस्टेंस है यहां पर विक्टिम को वो किस तरीके से प्रोवाइड कराना है। तो ये बातें हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 या फिर नन ऑफ द अबव? तो आइए डिटेल में बात कर लेते हैं। वैसे आंसर जो है इसका वो है सी। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019, पहली तो बात ये किसको रिप्लेस करेगा? ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को रिप्लेस करने वाला है यहाँ पर। तो ये जो कंपनसेशन की बात की जा रही है ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर एक तरीका फंड बनाने की बात की जा रही है। अगर गोल्डन आर में, देखिए गोल्डन आर क्या होता है, ये होता है गोल्डन आर, अगर यहाँ पर एक्सीडेंट होता है तो 1 घंटे के अंदर अंदर अगर उस इंसान को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया जाता है तो काफी ज्यादा चांसेस होता है, ये माना जाता है कि 99% लोगों की जान इसलिए चली जाती है क्योंकि गोल्डन आर में उन लोगों को हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया जाता है। तो ये प्रॉब्लम काफी बड़ी है। अगर गोल्डन आर में हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाए तो बहुत सारे लोगों की जान बच जाए। तो रिलीफ करने के लिए यहां पर एक तरीका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देखने को मिलेगा ताकि इलाज उस टाइम पर पर्सन का किया जा सके। गुड स्मार्टन को बोला गया गुड फेथ में वॉलंटरी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कोई रिवार्ड के यहां पर अगर काम करता है तो यहां पर एक इस तरीके पर्सन को यह डेफिनेशन यहां पर दी गई है। बाकी अगर बात की जाए कोई जो पर्सन होगा कोई भी एलिजिबल नहीं होगा यहां पर क्रिमिनल या फिर किसी भी प्रोसीडिंग के लिए। देखिए होता क्या है, लोग इसलिए हेल्प नहीं करते कि पुलिस के चक्कर में पड़ना पड़ जाएगा, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी ये बोल चुके हैं ऑलरेडी, अगर आप लोग किसी की हेल्प करते हैं एक्सीडेंट में पड़े हुए व्यक्ति की तो आप लोगों से पुलिस कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगी, आप लोगों से कोई भी तहकीकात नहीं करेगी। तो आप लोग अपनी इच्छा से हेल्प कर सकते हैं और ये काफी सही भी है, आप लोगों को हेल्प करनी भी चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? यहां पर इसका आंसर हो गया सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो बोला जा रहा है कि कौन सा यहां पर ट्रू है, ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहली स्टेटमेंट में यहां पर ये बोला गया कि एक तरह कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड सिस्टम यहां पर बनाया जाएगा जो कि इफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करेगा। जो भी हमारी कंट्री में पुलिस स्टेशन है उनको सबको एक तरीके से कनेक्ट आप लोग बोल सकते हैं किया जा सकता है। देखिए होगा क्या, मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, अगर वो इंसान उस एरिया से दूसरे एरिया में चला जाता है किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के एरिया में, तो काफी बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है। अगर सबको अच्छे से कनेक्ट किया जाए, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाए, तो यहां पर कैसा रहेगा, तो ये बात यहां पर बोली गई है। दूसरा बोला गया कि CCTNS यानी कि यहां पर क्राइम एंड द क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जो ये यहां पर ये एक तरीका मिशन मोड प्रोजेक्ट है, ये अंडर नेशनल मिशन और यहां पर इनडिसिप्लिनरी साइबर जो फिजिकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अंडर काम ये करता है। दूसरी स्टेटमेंट यहां पर ये है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। वैसे जो इसका आंसर है सही आंसर है इसका ए। ठीक है, आइए डिटेल में समझते हैं। बात की जा रही है टोटल अगर टारगेट की बात की जाए तो कवर करने की ये किया गया है, यहां पर जो कवर किया गया है 14,306 पुलिस स्टेशन यहां पर कवर किए जा रहे हैं। तो यहां पर इसमें से 14,000 ये जो 306 पुलिस स्टेशन यहां पर कवर किए जा रहे हैं, टोटल कितने हैं यहां पर 14,874। इसमें से कुछ पुलिस स्टेशन छोड़े जा रहे हैं जो कि बिहार के पुलिस स्टेशन है, यहां पर ईएस के अंदर कवर नहीं हो पा रहे हैं। बात की जाए यहां पर ये क्राइम एंड द क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जो है यहां पर एक तरीके का न्यू तरीके का आप लोग पुलिस स्टेशन इसको बोल सकते हैं जो कि नए नए पुलिस स्टेशन इंक्लूड कर रहा है। एक तरीके से ऐसा सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि
ताकि जो अगर क्रिमिनल एक्टिविटी कोई करता है जल्दी से जल्दी उसको पकड़ा जा सके। आप लोगों ने हॉलीवुड मूवी में देखा होगा, बड़ी ही जल्दी ट्रैक कर लेते हैं अगर कोई भी पर्सन ऐसी एक्टिविटी करता हुआ नजर आता है। पर हमारी कंट्री में ये चीजें थोड़ा सा हो नहीं पाती है, क्योंकि एक तो एरिया वाइज इस तरीके से डिवीजन रहता है कि एक एरिया से दूसरे एरिया में जंप कर गया इंसान की, तेरे एरिया में चला गया तो तुम खुद देखो यार इसको, तो वो तमाम प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो कितनी ज्यादा एफिशिएंसी हम लोग बढ़ा सकते हैं, और सारा फंडा का क्या रहेगा यहाँ पर, ये यहाँ पर ई गवर्नेंस का फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। आईटी इनेबल्ड पूरा सिस्टम यहाँ पर रहेगा, जिससे कि पर्सन को ट्रैक किया जा सके, उस पर्सन की सारी इंफॉर्मेशन एक तरीके से देखने को मिलेगी। मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई एक्टिविटी उल्टी सीधी कर दी, उस पर्सन का पूरा रिकॉर्ड वहां पर रखा जाएगा। फ्यूचर में अगर कोई एक्टिविटी करता है तो एकदम निकाल के उसको देखा जाएगा, यानी कि रजिस्टर नहीं पलटने पड़ेंगे, यहाँ पर ये सारा ऑनलाइन अवेलेबल डेटा रहेगा, उसके बेस पर रहेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ये प्रोजेक्ट है नेशनल ई गवर्नेंस। तो यहाँ पर जो नेशनल ई गवर्नेंस के तहत यहाँ पर जो प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके हिसाब से यहाँ पर ये काम करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया इसका ए, ये यहाँ पर गलत हो गया। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है एक एमओयू के बारे में। एमओयू बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरीका एग्रीमेंट आप लोग बोल सकते हैं। ये बात की जा रही है ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स, ये किसके द्वारा यहां पर साइन किया गया। पहला बोला जा रहा है यहां पर नीति आयोग और डीओटी, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट बात की जा रही है डीओटी एंड इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। दूसरा बोला जा रहा है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, इसके साथ ओनली इसके द्वारा यहां पर ये डेवलप किया गया है। नेक्स्ट की बात की जा रही है डीओटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, तो इनके द्वारा यहां पर ये बोला गया है। तो सही स्टेटमेंट आप लोग को बतानी है यहां पर कि ये क्या अकेले का है या किस किस का है, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है ये बताइए आप लोग, ए बी सी या फिर डी। तो जो सही आंसर है यहां पर ये इसका ये है बी। ठीक है, आखिर होता क्या है ये इंडेक्स, ये ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स, अगर इसके बारे में आप लोगों से पूछे तो एक तरीका इंडेक्स है जो यहाँ पर परसेंटेज बताता है कितने हाउस होल्ड आज के डेट में कंप्यूटर यूज करें, कितने हाउस होल्ड के पास में इंटरनेट कनेक्शन है, कितने लोग यहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करें, इंटरनेट के साथ में हमारी कितनी परसेंट पॉपुलेशन है आज के डेट में, स्मार्टफोन की हमारी कंट्री में कितनी अवेलेबिलिटी है, इसी के साथ में जो कितने कम लोग यहाँ पर आज के डेट में डिजिटली लिटरेट है या कितने ज्यादा लोगों को हम लोग को और एक तरीके से लिटरेट करना है, तो उसके बारे में एक कागज तैयार करता है। तो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 की जो आई वो यहां पर बोलेगी एक ऐसा हम लोग को डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अपना क्रिएट करना है, ताकि आने वाले टाइम की जो जनरेशन है उनके लिए हम एक ऐसा अच्छे लेवल का एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके दे सके, ताकि मिलकर काम किया जा सके, राज्य को, लोकल बॉडीज को या फिर प्राइवेट सेक्टर को। तो उसके बीच में यहां पर ये काम करने की बात की गई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसके बारे में, आंसर इसका बी हो गया। क्वेश्चन अगर आप लोगों से घुमा फिराकर दूसरी तरीके से पूछा जाए कि किसके लिए यहां पर ये इंडेक्स डेवलप किया जा रहा है, तो ये जो इंडेक्स है यहां पर ये डेवलप तो किया जा रहा है, इनके द्वारा किया जा रहा है, दोनों के द्वारा, पर लेकिन किसके लिए डेवलप किया जा रहा है, तो यहां पर सेंटर के लिए डेवलप किया जा रहा है, स्टेट के लिए डेवलप किया जा रहा है, यूनियन टेरिटरी के लिए डेवलप किया जा रहा है। तो ये डेवलप किया जा रहा है इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस तरह क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से बन सकते हैं, किसी भी तरीके से घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे हो तो याद रखिएगा। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी की मैंने बात की अभी, यहां पर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हमारी कंट्री में ये पॉलिसी कब रिलीज की गई, तो ये 2018 में रिलीज की गई। आप लोगों को पता है कई बार बात की जाती है सब कुछ ऑनलाइन खरीद लो, ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, तो उसका फंडा यही है कैसे हम लोग ऑनलाइन सिस्टम को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो बात कर रहा है ये बात कर रहा है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के बारे में। अभी रिसेंटली फिर से ये न्यूज में आया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और टाइम मांगा गया है और यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है ताकि रिव्यू किया जा सके कुछ और लोगों को। ठीक है, तो इसकी वजह से भी ये काफी न्यूज में था, वरना 31 जुलाई यहाँ पर लास्ट डेट यहाँ पर इसकी बोली गई थी कि प्रस्तुत करना है यहाँ पर ये, पर लेकिन देखते हैं अभी आगे क्या चल रहा है। इसके बारे में एक क्वेश्चन है, बात की जा रही है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के बारे में। ये यहाँ पर सिटीजनशिप रूल 2003 जो फ्रेमवर्क किया गया यहाँ पर, ये सिटीजनशिप एक्ट यहाँ पर 1955 का था, उसके हिसाब से यहाँ पर ये फ्रेमवर्क किया गया नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो अभी आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर जो प्रोविजन है रूल के अंदर, ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की बात की जा रही है, ये आसाम के लिए यहां पर प्रिपेयर किया गया, तो स्पेशल प्रोविजन है इसके अंदर। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 nor 2। तो जो सही आंसर है इसका वो बताइए कमेंट बॉक्स में, फिर सॉल्यूशन देखेगा। सही आंसर है इसका बेसिकली सी, यानी कि दोनों सही है। हमारी कंट्री में जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 उसके हिसाब से यहां पर जो काम किया जा रहा है, ये बात की जाती है कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए इंसान के पास में, यानी कि हर एक इंसान के पास में हम लोग को ये पता होना चाहिए कि इंडियन सिटीजन है, तो उसके लिए कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये बात बोली गई सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप अगर बात करें आसाम के लिए क्यों निकाल के लाया गया, ये इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता है 1971 की जो वॉर थी पाकिस्तान और इंडिया की, आप लोग वॉर बोल सकते हैं, या फिर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की आप लोग वॉर बोल सकते हैं। रीजन क्या था, रीजन ये था वेस्ट पाकिस्तान और ये था ईस्ट पाकिस्तान।
1971 के बाद में ये नया कंट्री एक बन गया, तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा अत्याचार यहां पर इस कंट्री के द्वारा यहां पर इसके ऊपर किए गए। तो बहुत सारे लोग आसाम, यहां पर मेघालय, जो हमारी कंट्री का वेस्ट बंगाल है, बहुत सारे लोग यहां पर गए। तो बोला गया कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि आइडेंटिफाई किया जा सके कौन हमारी कंट्री के सिटीजन है और कौन बाहर के सिटीजन है। तो जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर इसको किया गया, पहले तो आजादी के बाद में 1951 में, और फिर अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं ये अलग अलग इसके यहां पर इस तरीके से राउंड चल रहे हैं जो हमारी कंट्री में आइडेंटिफाई करने के लिए कौन हमारा सिटीजन है और कौन बाहर से आया है। अभी और भी कई सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, अभी रिसेंटली और भी साउथ इंडिया में भी इसके बारे में जिक्र अभी न्यूज में देखने को मिल रहा था। आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ और का भी नाम आप लोग यहां पर देखने को मिले। ठीक है, तो आंसर यहां पर बी हो गया। आसान सा क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आप लोग दे ही देंगे। यहां पर चंद्रयान 2 के बारे में बात की जा रही है, कौन सा व्हीकल यहां पर यूज किया जा रहा है लॉन्च करने के लिए। जीएसएलवी यहां पर बोला जा रहा है, जीएसएलवी मार्क 1, जीएसएलवी मार्क 2, जीएसएलवी मार्क 3 या फिर पीएसएलवी एक्सएल। तो सही आंसर यहां पर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है यहां पर इसका सी, जीएसएलवी मार्क 3। जीएसएलवी मार्क 3 यहां पर जिसको बाहुबली भी बोला जाता है। तो ये जो व्हीकल है, अभी इसमें थोड़ा सा बोला गया था, कुछ ना कुछ अभी अपडेशन और करना है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। अब यहां पर 22 जुलाई इसकी डेट रखी गई है इसको लॉन्च करने की। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। फिर से यहां पर चंद्रमा का जो मिशन है, यहां पर ये सेकंड जो मून मिशन आप लोग इसको बोल सकते हैं, और साउथ पोल पर जाकर ये उतरने वाला है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसी के साथ में यहां पर 3 इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। पहले वाले जो मिशन था वो उसके द्वारा लैंडर नहीं भेजा गया था, उसके द्वारा ऑर्बिटर भेजा गया था। ठीक है, यहां पर ये 3 इंस्ट्रूमेंट भेजेगा, ऑर्बिटर, लैंडर और जो यहां पर होगा रोवर, जो कि चांद की सतह पर भी घूमता हुआ नजर आएगा। सोलर पावर के द्वारा इनको पावर किया जाएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से फोकस रखना है कि ताकि चांद पर उस टाइम पर सोलर पावर अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। 14 दिन बोला जाता है, यहां पर दिन रहता है और 14 दिन रात रहती है। तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है पोस्को के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। अगर चाइल्ड की पोर्नोग्राफी के बारे में या फिर कोई भी ऐसी न्यूज रहती है जो चाइल्ड को सेक्सुअली असोल्ट करने की बात आती है, कोई ऐसी एक्टिविटी निकल कर आती है, तो प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, तो पोस्को की बात की जा रही है। यहां पर ये एक्ट है 2012 का। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इससे रिलेटेड करेक्ट है? पहले बोला गया यहां पर ये एक्ट डिफाइन करता है जो चाइल्ड है उसको बिलो 18 यानी कि 16 साल से नीचे का जो होता है वो बच्चा होता है, ये यहां पर ये बोला गया है इस एक्ट में। दूसरी स्टेटमेंट में यहां पर ये बोला गया कि इसको रिकॉग्नाइज करता है अगर कोई पर्सन है वहां पर वो एक तरीके से इच्छा है उसकी कि कोई क्राइम करना है उसको, और उसके बाद भी यहां पर वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि अपना क्रिमिनल एक्टिविटी को वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाता है, उसके बाद भी यहां पर उसको पिनलाइज किया जाएगा, यानी कि गलत इच्छा से किया गया कार्यक्रम भी पिनलाइज किया जाएगा इस एक्ट के तहत। दूसरी स्टेटमेंट ये है। तो कौन सी सही है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। जो सही आंसर है इसका बेसिकली वो है इसका बी, यानी कि 2 ओनली। रीजन क्या है? सबसे पहले यहां पर जो 16 साल दे रखी है, 16 साल नहीं है, आज भी यहां पर 18 साल ही है। कई बार यहां पर न्यूज में रहता है कि इसको 16 साल घटा दो, तो इसके बारे में अलग अलग मतभेद है लोगों के, कोई कुछ बोलता है तो इसके बारे में कोई कुछ बोलता है। बेसिक फंडा यही है कि देखिए किस तरीके से जो चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी है वो यहां पर देखे अगर किसी बच्चे के साथ में कोई ऐसी दुर्घटना हो रही है, कोई बच्चा ऐसी हरकतें कर दे रहा है, तो किस तरीके से उसको एक सही पाथ पर लेकर आना है, क्योंकि बच्चा होता है, बच्चा बुद्धि बोला जाता है नॉर्मली, तो उसको अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है उसके साथ में कोई सेक्सुअल असोल्ट होता है तो उसके ऊपर भी फोकस देकर यहां पर चला जाता है। तो अलग अलग तरीके से यहां पर यह डिफाइन किया जाता है बिलो 18 कि यहां पर जो बच्चा होना चाहिए उसको बिलो 18 यहां पर माना जाएगा हमारी कंट्री में। ठीक है, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। बी है। आगे बढ़ता हूं। काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी इतने ही ज्यादा हैं। बात कर लेते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में, क्या ये है और हमारी कंट्री में क्या इसके बारे में बात चल रही है। पहली स्टेटमेंट यहां पर बोली गई है कि ये एक तरीका प्रोग्राम है जो कि बीच जो और जो मैराइन्स रहते हैं उनको जो इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको बोलते हैं यहां पर फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, FEE फी। ठीक है, तो ये बोला गया है, तो एक तरीका प्रोग्राम है यहां पर। ठीक है, दूसरा बोला गया है कि हमारी कंट्री में अब तक कोई भी ऐसा बीच नहीं है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया हो, यानी कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हो। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताइए। ए में बोला गया है 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया है 1 एंड 2, डी में बोला गया है नाइदर 1 नो 2। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों को यहां पर बताना है कि सही आंसर यहां पर क्या होगा। तो जो सही आंसर है इसका वो आप लोगों को बता देता हूं, सही आंसर है इसका ए, क्योंकि सही आंसर जो यहां पर ए इसलिए है हमारी कंट्री में जो उड़ीसा का चंद्रभागा जो बीच है उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है और एशिया का फर्स्ट बीच वो बना था। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा। अभी न्यूज में क्या है? अभी न्यूज में इसलिए हमारी कंट्री की जो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा 12 बीच ऐसे हैं हमारी कंट्री में जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए रिकमेंड किया गया है, इनको यहां पर क्लीन किया जाएगा उस लेवल पर। कुछ गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, दमन एंड दीव वाले एरिया में, गोवा में, कर्नाटक में, केरला में, पौंडीचेरी में, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और इसके साथ में अंडमान और निकोबार वाले में। एक आप लोग यहाँ पर आप लोग से अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग ये याद रखेगा, मैक्सिमम आप लोगों को वो एरिया देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर बाउंड्री पानी से टच करता है, ठीक है। या तो यहां पर आप लोग ये देखने को मिलेंगे आइलैंड, या फिर आप लोगों को बाउंड्री टच करने वाला। अगर किसी राज्य का नाम दे दे कि हाँ राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, तो आप लोग कॉमन सेंस से भी उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन इस तरीके क्वेश्चन से आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। बाकी इसके बारे में अगर बात की जाए फाउंडेशन के बारे में, तो यहाँ पर जो ये फाउंडेशन है, जो कि ब्लू फ्लैग जो प्रोग्राम यहाँ पर ये देखने को आप लोगों को मिलता है, फ्रांस में 1985 में इसको लॉन्च किया गया था। यूरोप में फिर आगे चलकर इसको 1987 में ये यूरोप के अंदर देखने को मिला। 2001 में ये ज्वाइन किया गया साउथ अफ्रीका के द्वारा, और आगे चल के जापान और साउथ कोरिया भी इसका पार्ट बने। इसके चलते चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आज के डेट में काफी लार्ज स्केल पर यहां पर ये चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये आइडिया है, इसके बारे में आइडिया रखेगा। ए हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में ही, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा। इसके बारे में बात की जा रही है बुद्धा के बारे में। ये रेफरेंस में आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर किसको फ्यूचर बुद्धा बोला जाता है, यानी कि फ्यूचर को, वर्ल्ड को सेव करेगा फ्यूचर में, ये फ्यूचर बुद्धा के नाम से किसको यहाँ पर पुकारा गया है। पहली स्टेटमेंट में यहाँ पर बोला गया है यह है अवलोकितेश्वरा, दूसरा बोला गया है लोकेश्वरा, तीसरा बोला गया है मैत्रिया, चौथा बोला गया पद्मा पानी, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट सही है, ए, बी, सी या फिर डी? तो सही आंसर बताइए, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं क्या बातें हैं। यहां पर जो सही आंसर है इसका वो है सी, ये बोला गया है मैत्रिया, ठीक है। तो इसको ये बोला गया कि फ्यूचर में यहां पर ये बुद्धा आएंगे और जो प्रेजेंट बुद्धा है गौतम बुद्ध, उसको रिप्लेस करेंगे। हमारी कंट्री नहीं, पूरे वर्ल्ड में पृथ्वी पर ये इस टाइम पर जन्म लेंगे जब पृथ्वी पर लोगों के अंदर से जो इंसानियत आप लोग बोल सकते हैं खत्म होती नजर आएगी। उस टाइम पर धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए ये धरती पर आएंगे फ्यूचर में। तो ऐसा कुछ यहां पर बोला जाता है हिस्ट्री में, जो हिस्ट्री में बोला जाता है, जो कि बुद्धा के द्वारा, जो कि यहां पर बुद्धा की जो फिलोसफी है उसके अंदर ये ऐसी बातें बोली गई हैं। तो इसको मैत्रिया बोला गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर 2018 में यूपीएससी में पूछा गया है। बोला गया कि एक ट्रेवलर का नाम आप लोगों को बताना है जिसके द्वारा बोला गया कि डिस्कस किया गया डायमंड, जो यहां पर और डायमंड जो माइंड्स है इंडिया में, उसके बारे में। पहली स्टेटमेंट यहां पर बोला गया है ये है फ्रैंको बेर्नियर, दूसरा बोला गया जेन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, तीसरा बोला गया है जीन डे थेवनॉट, चौथा बोला गया अबे बर्थल कैरे, ठीक है। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। तो जो सही स्टेटमेंट है यहां पर, ये सही स्टेटमेंट है इसकी बी, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं यूपीएससी क्वेश्चन जरूर देखा कीजिए। कोई भी टेस्ट सीरीज लेने से पहले आप लोगों को कोई भी टेस्ट सीरीज लेनी है तो तब देखिए अगर आप लोग यूपीएससी के सारे क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि उस लेवल पर जाकर कोई भी नॉर्मली टेस्ट सीरीज आप लोगों को मार्केट में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए क्या है, यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर और उनके आंसर सर्च कीजिए। ओके तो सबसे पहले जो बात की जा रही है यहाँ पर जो इस पर्सनैलिटी के बारे में, ये यहाँ पर 1605 से लेकर ये यहाँ पर लगभग ये 1689 तक आप लोगों को देखने को मिले 17th सेंचुरी में। और फ्रेंच के ये पर्सनैलिटी थे जो इंडिया में ट्रेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे। काफी कुछ इनके द्वारा बताया गया हमारी कंट्री में कि किस तरीके से कहां पर क्या क्या बातें हैं। ब्लू डायमंड के बारे में भी यहाँ पर कुछ ऐसी बातें यहाँ पर बोली गई जो कि यहाँ पर कई बार न्यूज में भी आप लोगों को देखने को मिलता है। कोलार माइन जो कि आज के डेट में आंध्र प्रदेश में गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को देखने को मिलती है, वहां के बारे में भी कुछ बातें बताई गई, ठीक है। तो आंसर इसका बी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर डिफरेंट है थोड़ा सा, इस तरीके के कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछने को आ जाते हैं। ये यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाइट मार्बल यूज किया गया है मुगल बुलंद दरवाजा बनाने के लिए एंड खनक एट फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो यहां पर ये मुगल बुलंद दरवाजा और इसी के साथ में खनक एट फतेहपुर सीकरी में तो बोला गया है व्हाइट मार्बल यूज किया गया है। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि जो रेड स्टोन एंड द मार्बल है ये यूज किया गया है बड़ा इमामबाड़ा और जो रूमी दरवाजा है लखनऊ में उसको बनाने के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2, यानी कि कोई सा भी सही नहीं है। तो सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर है इसका डी, क्योंकि यहां पर जो बोला गया है कि व्हाइट मार्बल यूज किया गया है तो मुगलों के टाइम पर नॉर्मली रेड तरीके से आप लोगों को रेड स्टोन वगैरह यहां पर यूज करते हुए मिलेंगे, ना कि व्हाइट मार्बल, ठीक है। जो डेकोरेटेड किया गया यहां पर ये बात की जा रही है, ये यहां पर मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलता है। मतलब आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बनाने के लिए तो जो बेसिकली यूज किया गया है वो रेड स्टोन यूज किया गया है, पर लेकिन डेकोरेट करने के लिए थोड़ा बहुत व्हाइट मार्बल और ब्लैक मार्बल का मिक्सचर यूज किया गया है, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर डेकोरेशन की बात नहीं कर रही है, यहाँ पर बोले जा रहे हैं बनाने के लिए कौन सा यूज किया गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। इस तरह कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, वैसे आप लोग क्लियर यहाँ पर कुछ नहीं बोल सकते। आप लोग अगर पहले वाला भी लगा सकते हैं हाँ डेकोरेशन के लिए यूज किया जाए तो वो भी आप लोग वैसे बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर बात की जाए यहाँ पर रेड सैंडस्टोन के बारे में, तो रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल यूज किया गया यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा, ये बोला गया है। तो यहाँ पर बेसिकली जो यूज किया गया है ये मटेरियल, ये इसको बनाने के लिए ब्रिक वगैरह यानी कि ईंटें यूज की गई हैं और उसके साथ में लाइम, ठीक है। तो कोटेड लाइम से किया गया, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो गई, ठीक है। तो ये याद रखिए, इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आंसर इसका डी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जहां पर बात कर रहा है, ये बात कर रहा है नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है? ये पहला बोला गया कि ये नॉर्मली फर्स्ट सेशन जो रहता है न्यूली इलेक्टेड लोकसभा का, उसमें यहां पर ये देखने को मिलता है, या फिर 5 साल के बीच में भी यहां पर कहीं ना कहीं आप लोगों को ये नो कॉन्फिडेंस मोशन देखने को मिल जाती है। ये चेक करने के लिए होता है बेसिकली कि पावर में गवर्नमेंट जो है उसके पास में मेजोरिटी है कि नहीं है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया कि यहां पर इंडियन पार्लियामेंट की अगर बात की जाए तो दोनों हाउस में यहां पर इनको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में भी या फिर राज्यसभा में भी। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नाइदर वन नॉट टू। तो सही आंसर बताइए। कल आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लीजिए। सबसे पहले रिट्स के बारे में बात की गई थी, क्यू वारंटो, और दूसरा था यहाँ पर अमेंडामोस। ये तो दोनों स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर जो भी बातें यहाँ पर बोली गई है, तो आंसर तो उसका सी हो गया। इसके बारे में एक और स्टेटमेंट आप लोगों से पूछ ली जाती है, इनका मतलब क्या है? क्यू वारंटो का मतलब होता है अंडर व्हाट ऑथोरिटी, ठीक है, तो ये इसका मीनिंग भी आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका मतलब होता है अंडर व्हाट ऑथोरिटी। और मंडमस का मतलब होता है वी कमांड, ठीक है, तो कमांड दी जाती है एक तरीके से, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो ये शब्द भी कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इसमें भी आप लोग कंफ्यूजन नहीं रखना है। वैसे पॉलिटी में आप लोगों को पता है पूरा लेक्चर है इसके बारे में, तो आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा खट्टा मीठा डिस्कशन, थोड़ा सा लेंथी हो गया, चलिए कोई नहीं, एंजॉय करते रहिए। थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर ली हम लोगों ने चीजें। लेक्चर की पीडीएफ आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सब जगह, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को यहाँ पर एकदम सारी चीजें मिल सकें और कोई भी प्रॉब्लम आप लोग फेस न करें। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा दाइंदू का। बड़ों का नमस्ते, छोटों का प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।